हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? हम लोग पढ़ रहे थे सीटेट फरवरी 2026 के लिए एनसीईआरटी क्लास 8 के हिस्ट्री को। यदि आपने पेपर 2 में एसएसटी लिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, हम लोग उसमें एनसीईआरटी क्लास 8 के हिस्ट्री में सभी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। लास्ट का जो चैप्टर 9 है वो बच गया था, अध्याय 9 बच गया था, उसी को आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम विवेक पांडे है और आप देख रहे हैं टुडे एग्जाम स्टडी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स, आइए, आप देखे होंगे अध्याय 7 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। इसी तरह से अध्याय 8 भी, यानी चैप्टर 8 भी कंप्लीट हो गया हम लोग का। अब आज हम लोग अध्याय 9 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें वो सभी संभावित प्रश्नों को रखा गया है जिन्हें सीटेट में पूछे जाने की संभावना है। प्रश्न है कि अगस्त 1947 में आज़ादी के समय भारत के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियां थी? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, अगस्त 1947 में आज़ादी के समय भारत के सामने कुछ प्रमुख चुनौतियां थी। उनमें थी 80 लाख शरणार्थियों को पुनर्वास, ये भी एक चुनौती थी। लगभग 500 रियासतों का भारतीय संघ में विलय करना, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और एक एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण जो जनता की आशाओं को पूरा करे, ये भी एक बड़ी चुनौती थी। तो इसलिए हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में से सभी विकल्प जो हैं सही हैं, सभी कथन सही हैं। देखिए मेरे भाई, विभाजन के कारण पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को घर और काम देना ज़रूरी था। राजाओं द्वारा जो शासित रियासतों को एक करना भी ज़रूरी था और गरीबी से जूझ रही विशाल जनसंख्या के लिए नई लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाना भी ज़रूरी था। तो एक कठिन चुनौती थी, ठीक है ना? अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया और इसे कब लागू किया? 2 बातें हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था, और दूसरा प्रश्न ये है कि इसे लागू कब किया गया था। दोनों बात आपको बताना है। तो देखिए मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, विकल्प बी सही है, यानी 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे क्या किया गया था? लागू किया गया था। आप जब प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग भारत को ये जब पढ़ते हैं तो उसमें आप पढ़ते होंगे 26 नवंबर 1949 को, ठीक है ना, अंगीकृत किया जाता है, अत्मार्पित किया जाता है। इस तरह से आपने पढ़ा होगा प्रस्तावना में। तो विकल्प बी सही हो जाता है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। दिसंबर 1946 से 1949 के बीच संविधान सभा की बैठकों के बाद इसे 26 नवंबर को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र के रूप में इसे क्या किया गया मेरे भाई? लागू किया गया। ये बात ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का कुल समय लगा था संविधान को लिखने में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार थी। इसका अर्थ क्या है? तो देखिए मेरे भाई, इसका अर्थ ये है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि 21 वर्ष से ऊपर के सभी भारतीयों को, ठीक है ना, ठीक है, भारतीयों को जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार मिला। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, कह रहा है ना कि भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता जो है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार थी। इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है मेरे भाई? तो ध्यान रखिएगा कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, बिना लिंग भेदभाव के उसे वोट देने का अधिकार हो, और वैसा व्यक्ति जो 21 वर्ष से ऊपर हो। अब आप सोच रहे होंगे कि 21 वर्ष से ऊपर, तो हाँ बिल्कुल, जब भारत में पहली बार वयस्क मताधिकार की बात हुई तो उस समय 21 वर्ष उम्र निर्धारित की गई थी। बात आपको ध्यान रखना है। बाद में इसमें संशोधन किया गया और बात है 1989 में इसे घटा करके, यानी देखिए, जो मताधिकार का जो अधिकार है वो 1989 में घटा के 18 वर्ष कर दिया गया था। सबसे पहले 21 वर्ष हुआ करती थी मेरे भाई, ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत ने ब्रिटेन या अमेरिका की तरह चरणों में नहीं, बल्कि पहले ही दिन से सभी नागरिकों को वोट का अधिकार दे दिया था। जो भी व्यक्ति 21 वर्ष से ऊपर था वो सभी वोट देने का अधिकारी था। लेकिन बाद में इसे 1989 में
1989 में इसे क्या किया गया, जो 21 वर्ष उम्र रखी गई थी वयस्क मताधिकार की, उसे घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया मेरे भाई। अब आप जानते होंगे कि कोई भी भारत का नागरिक जो 18 वर्ष से ऊपर की उम्र रखता है, उसे वोट देने का अधिकार है। बिल्कुल समझ आ रहा है आपको? चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। तो अगला प्रश्न है, संविधान सभा में शक्तियों को बंटवारे को लेकर के किन तीन सूचियों का निर्माण किया गया? यानी संविधान सभा में जो शक्तियों का बंटवारा किया गया, वो किन तीन सूचियों के आधार पे किया गया? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, एक थी केंद्रीय सूची, राज्य सूची और तीसरी समवर्ती सूची। तीन सूची, संविधान सभा में शक्तियों का जब बंटवारा किया गया तो तीन तरह की सूचियों का निर्माण किया गया, एक केंद्रीय सूची, एक राज्य सूची और एक समवर्ती सूची। ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, रक्षा और विदेशी मामले केंद्र के पास, शिक्षा और स्वास्थ्य राज्यों के पास और कृषि वन जैसे विषय समवर्ती सूची में रखे गए हैं, जहां दोनों कानून बना सकते हैं। देखिए, जो केंद्र सूची में चीजें हैं उस पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार को है। जो राज्य सूची में जो हैं उस पर निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को है। जो समवर्ती सूची में है उस पर अधिकार लेने का दोनों को, सम्मिलित रूप से दोनों को निर्णय लेने का अधिकार है। बात समझ में आ रहा है? जो केंद्रीय सूची है उस पे केंद्र सरकार, राज्य सूची है उस पे राज्य सरकार निर्णय ले सकती है, जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों निर्णय ले सकते हैं। बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? बताइए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर V.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। आपको ध्यान रखना है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग करते हुए 58 दिनों के अनशन के बाद किसकी मृत्यु हो गई थी? तो ध्यान रखिएगा, वो शख्स थे पोट्टी श्रीरामुल। ठीक है ना? पोट्टी श्रीरामुल थे, जिन्हें भाषा के आधार पर अलग राज्य की मांग करते हुए 58 दिनों के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। वे थे तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य की मांग कर रहे थे। उनकी मृत्यु के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों के कारण सरकार को आंध्र प्रदेश नामक राज्य बनाना पड़ा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? कौन थे? पोट्टी श्रीरामुल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है, भारत का पहला भाषाई राज्य कौन सा बना और कब? आपको बताना है भारत का पहला भाषा के आधार पे कौन सा राज्य बना और कब बना। तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, आंध्र प्रदेश बना, जो 1 अक्टूबर 1953 को बना। ठीक है ना? वो आप सभी जानते हैं कि कौन थे? पोट्टी श्रीरामुलु थे, जिनके निधन के बाद एक आंदोलन हुआ और फिर आंध्र प्रदेश बना 1 अक्टूबर 1953 को। कब बना? 1 अक्टूबर 1953 को। अगला प्रश्न है कि 1856 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या सिफारिश की? सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन होता है 1856 में। अब आपको बताना है कि उसने क्या सिफारिश की। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी असमिया, बंगाली, ओडिया, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं के लिए एक अलग राज्यों के गठन की मांग करता है राज्य पुनर्गठन आयोग। इसलिए विकल्प बी सही हो जाता है आपका। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, 1950 में बना योजना आयोग। ध्यान रखिएगा, 1950 में बना था योजना आयोग। उसकी स्थापना क्यों की गई थी? मतलब बताना है आपको कि 1950 में जो योजना आयोग बना उसकी स्थापना का कारण क्या था, क्यों उसकी स्थापना की गई थी? तो मेरे भाई, आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और लागू करने हेतु योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग ही बाद में चल के नीति आयोग बना। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? देखिए, नेहरू के नेतृत्व में मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल अपनाया गया, जहां सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र विकास में योगदान दे, इस तरह के कार्य किए गए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 में, दूसरी पंचवर्षीय योजना कब थी? 1956 में। किस पर सबसे अधिक जोर दिया गया? आपको ध्यान रखना है, दूसरी पंचवर्षीय योजना आती है 1956 में।
किस पर सबसे अधिक जोर दिया गया? 4 विकल्प आपके सामने हैं, सही विकल्प बताइए। देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना पे जिस पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया वो था विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी भारी उद्योग जैसे इस्पात के निर्माण और विशाल बांधों पर ज़्यादा फोकस किया गया। कब? दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 में आई थी। ध्यान रखिएगा, भिलाई इस्पात संयंत्र जैसे कारखाने इसी दौरान स्थापित हुए। अब आपसे पूछेगा कि भिलाई इस्पात जो संयंत्र कारखाना है वो किस पंचवर्षीय योजना में बनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, आपके द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसके संदर्भ में विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी भारत ने शीत युद्ध के दौरान दोनों सैन्य गुटों जैसे यूएसए और यूएसएसआर से अलग रहने की नीति अपनाई थी। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, नेहरू, नासिर, ठीक है ना, नेहरू, नासिर मिस्र और टीटो यानी युगोस्लाविया, ठीक है ना, युगोस्लाविया ने मिलकर नाम बनाया ताकि नए स्वतंत्र देश किसी महाशक्ति के गुलाम न बन जाए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेहरू जी और नासिर जो मिस्र के थे और टीटो जो कहाँ के थे? युगोस्लाविया के थे। उन्होंने मिल करके नाम बनाया ताकि एक नए स्वतंत्र देश किसी महाशक्ति के गुलाम न बन सके। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए क्या किया गया? बताइए। 4 विकल्प आपके सामने हैं, चारों विकल्प पढ़िए और सही विकल्प बताइए कि इसके लिए क्या किया गया। तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसके लिए विकल्प बी सही हो जाएगा, यानी इसे कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया और इसे एक प्रकार का कलंक माना गया। और जो अस्पृश्यता है वो अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 में इसका वर्णन है। इसके तहत छुआछूत को प्रतिबंधित किया गया और दलितों को मंदिरों व सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार मिला। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में हिंदी भाषा को लेकर क्या समझौता हुआ? तो देखिए मेरे भाई, संविधान सभा में हिंदी भाषा को लेकर एक समझौता हुआ और वो समझौता ये था कि इसे भारत की राजभाषा बनाना है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। और अंग्रेजी का प्रयोग अदालतों और सेवाओं में जारी रखने का निर्णय लिया गया। एक ये बात आपको ध्यान रखना है, हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ये बात आपको बहुत गहराई से समझना है कि हिंदी जो हम लोग की भाषा है, आप जहाँ और जिस स्टेट से भी देखते हो, आपकी जहाँ वहाँ की जो भी भाषा हो, लेकिन जब आप हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी सिर्फ राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है, राष्ट्रभाषा नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए देखिए, दक्षिण भारतीय राज्यों के विरोध के बाद यह तय हुआ कि केंद्र और राज्यों के बीच संवाद के लिए अंग्रेजी का प्रयोग फिलहाल जारी रहेगा। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित कथन है कि जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल भाषाई राज्यों के गठन के विरोधी थे। कारण है कि उन्हें डर था कि इससे भारत की एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है। अब 4 विकल्प आपके सामने है, सही विकल्प क्या होगा? तो ध्यान से समझिए मेरे भाई, इसका विकल्प सही ए होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि पंडित नेहरू और सरदार पटेल जी ये नहीं चाहते थे कि राज्यों का जो विभाजन हो भाषा के आधार पे हो। क्यों? क्योंकि इसका कारण ये है कि बाद में इसमें विद्रोह की भावना उत्पन्न हो जाएगी, बाद में आपस में मतभेद उत्पन्न हो जाएगा, एकता और अखंडता खतरे में पड़ जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि मीराबेन जो गांधी जी की शिष्या थी, मीराबेन ने आर्थिक विकास के बारे में क्या चेतावनी दी थी? तो ध्यान रखिए, उन्होंने कहा था कि विज्ञान और मशीनें कुछ समय लाभ दे सकती हैं, लेकिन अंततः प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ कर तबाही लाएंगी और कुछ नहीं होगा, सिर्फ तबाही होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में किस खतरे की ओर इशारा किया था? 4 विकल्प आपके सामने है, पढ़िए और बताइए। तो देखिए, इसका जो सही विकल्प होगा वो विकल्प बी होगा, यानी उन्होंने कहा था कि राजनीतिक लोकतंत्र तो मिल गया है, लेकिन जब तक सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं आएगी लोकतंत्र खतरे में रहेगा। ये उनके अंतिम भाषण में कहा गया बात है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है,
वर्ष 1960 में बॉम्बे प्रांत को किन दो भाषाई राज्यों में विभाजित कर दिया गया? तो ध्यान रखिएगा, 1960 में बॉम्बे प्रांत को जो दो भाषाई राज्यों में विभाजित किया गया, उसमें मराठी भाषा के लिए महाराष्ट्र और गुजराती भाषा के लिए गुजरात। ध्यान रखिएगा, मराठी भाषी के लिए महाराष्ट्र अलग किया गया और गुजराती भाषी के लिए गुजरात अलग किया गया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन, ठीक है ना, की स्थापना कब हुई और जिसमें भारत एक संस्थापक सदस्य था? बताइए। तो ध्यान रखिएगा, 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। कब होती है मेरे भाई? 1945 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने है। पहला कह रहा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री महात्मा गांधी। तो विकल्प गलत हमको बताना था, इसलिए विकल्प डी सही हो जाएगा। यानी ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है कि महात्मा गांधी भारत के उप प्रधानमंत्री थे, ये गलत है। ठीक है ना। देखिए, संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है ना, कैसे अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष, कमेंट करके आप बताइए। ठीक है ना। चलिए, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए इसका जवाब मैं नहीं दूंगा। आप बताइए कि संविधान सभा के प्रथम अस्थाई अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ये बात बिल्कुल ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर हैं, अभी आपने पीछे पढ़ा भी था। भारत के पहले प्रधानमंत्री होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि भारत के उप प्रधानमंत्री महात्मा गांधी हैं, ये बात गलत है। क्यों? क्योंकि उप प्रधानमंत्री होते हैं सरदार पटेल जी। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, 2026 के संदर्भ में भारत के योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था कार्यरत है? बताइए। जो योजना आयोग थी, अभी आपने पढ़ा ना कि योजना आयोग की स्थापना की गई थी, गठन की गई थी। तो अब 2026 के संदर्भ में आपको बताना है कि योजना आयोग के स्थान पर कौन सी संस्था कार्य कर रही है। तो मेरे भाई ध्यान रखिए, अभी मैंने बात किया था आपसे नीति आयोग, योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? नीति आयोग। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग बनाया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक काल के दौरान चित्रोपम चित्रकला की शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? 4 विकल्प है आपके सामने, चारों विकल्प पढ़िए और सही विकल्प का जवाब दीजिए। देखिए मेरे भाई, इसका जो सही विकल्प होगा ना चित्रोपम चित्रकला के संबंध में, तो इसमें भारत को एक अनछुए, अनोखे और सुंदर परिदृश्य के रूप में दिखाया जाता था, जहां ब्रिटिश शासन शांति लाया है। ठीक है ना, जहां ब्रिटिश शासन क्या लाया है? शांति लाया है। इस तरह का उस चित्र में दिखाया जाता था। आप ध्यान रखिएगा, थॉमस डैनियल जो हैं, थॉमस डैनियल और विलियम डैनियल इस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनके चित्रों में भारत की भव्यता और पुराने खंडहरों को दिखाया जाता था, जो ब्रिटिश शक्ति के विपरीत यानी अपरिवर्तित भारत का प्रतीक थे। अगला प्रश्न है कि रूप चित्रकला के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? रूप चित्रकला के बारे में आपको बताना है। तो देखिए, ध्यान रखिएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा। यानी यह आदमकद चित्र होते थे, जो रूप चित्र होते थे वह आदमकद चित्र होते थे, जिसमें आदर्श रूप में व्यक्तियों को रोबीला और सत्तावान दिखाया जाता था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है ना, इसलिए विकल्प बी सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। देखिए, यूरोपीय चित्रकारों ने तेल चित्रों, ऑयल पेंटिंग के माध्यम से भारतीय राजाओं और ब्रिटिश अधिकारियों के विशाल चित्र बनाए ताकि उनकी शक्ति प्रदर्शित हो सके। ठीक है ना। अगला प्रश्न है टीपू सुल्तान के बारे में, और आपको बताना है मेरे भाई कि टीपू सुल्तान ने यूरोपीय चित्रकला का विरोध क्यों किया? बताइए, टीपू सुल्तान ने यूरोपीय चित्रकला का विरोध क्यों किया था? बताइए आप लोग। 4 विकल्प आपके सामने है, चारों पढ़िए और सही जवाब दीजिए। देखिए मेरे भाई, जब आप देखेंगे तो उन्होंने इसलिए विरोध किया क्योंकि वे अपनी स्थानीय परंपरा को बचाना चाहते थे और उन्होंने
श्रीरंगपट्टनम की दीवारों पर युद्ध के स्थानीय चित्र बनवाए, ये बात आपको ध्यान रखना है। कौन? टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न है कि बंगाल के 19वीं सदी के अंत में विकसित हुई काली घाट चित्रकला, ठीक है, ध्यान से समझिए, काली घाट चित्रकला की मुख्य विशेषता क्या थी? तो मेरे भाई ध्यान रखिएगा, इसकी मुख्य विशेषता ये थी कि इसमें स्थानीय कलाकारों ने सामाजिक बदलावों, बाबू सांस्कृतिक और भ्रष्टाचार का मजाक उड़ाने वाले व्यंग चित्र बनाए, यानी जो क्लर्क बाबू हुआ करते थे, ठीक है ना, उनका मजाक उड़ाने व्यंगात्मक चित्र बनाए, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। कलकत्ता के कालीघाट मंदिर के आसपास रहने वाले जो पटुआ कलाकारों ने आम जनता के जीवन और अंग्रेजी सभ्यता की नकल करने वाले जो बाबुओं पर कटाक्ष करने वाले चित्र बनाना शुरू कर दिया, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है राजा रवि वर्मा के बारे में। राजा रवि वर्मा ने भारतीय चित्रकला में क्या नया प्रयोग किया? तो देखिए, उन्होंने पश्चिमी तेल चित्रकला यानी जो ऑयल पेंटिंग है, तेल चित्रकला और यथार्थवाद को भारतीय पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों के दृश्यों से जोड़ा था। ये बात आपको ध्यान रखना है राजा रवि वर्मा के बारे में। उन्होंने रामायण और महाभारत के दृश्यों को पहली बार सजीव तेल चित्रों के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे ये चित्र आम जनता के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है अवनींद्रनाथ टैगोर, ठीक है ना, अवनींद्रनाथ जो टैगोर थे, राजा रवि वर्मा की कला का विरोध क्यों किए? 4 विकल्प है आपके सामने, चारों पढ़िए और सही विकल्प का जवाब दीजिए। तो देखिए, उन्होंने इसका विरोध इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगा कि यह शैली बहुत पश्चिमी है और उन्होंने एशियाई कला जैसे जापानी और अजंता शैली पर आधारित भारतीय कला विकसित की, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है आपको। देखिए, अविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का प्रसिद्ध चित्र बनाया। वे एक ऐसी कला शैली चाहते थे जो आध्यात्मिक हो और पाश्चात्य भौतिकवाद से मुक्त हो। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें तो अगला प्रश्न है कथन और कारण से संबंधित। आपको बताना है, कथन है 19वीं सदी में भारत में फोटोग्राफी के आने से चित्रकारों के लिए चुनौतियां पैदा हो गई। कारण है कि फोटो अधिक सटीक और वास्तविक लगती थी, जिससे दरबारी चित्रकारों की मांग कम हो गई। देखिए मेरे भाई, इसके लिए विकल्प ए सही होगा, यानी ये दोनों कथन और कारण बिल्कुल ठीक हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ये रहे आपके सभी प्रश्न जो संभावित हो सकते हैं सीटेट एग्जाम 2026 के लिए। आपके एनसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री आज कंप्लीट हो गए। अब कल एक वीडियो आएगा, जिसमें एक या दो वीडियो होगा जिसमें आपके क्लास 8 के पॉलिटी कंप्लीट हो जाएंगे और आपके फिर क्लास 6, 7, 8 के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी कंप्लीट। उसके बाद मॉक टेस्ट होंगे, आपके सीडीपी के कुछ प्रश्न होंगे और फिर हिंदी के कुछ क्लास होंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए लास्ट तक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।